हेलो दोस्तों, आज हम कोरल ड्रॉ X7 का एक कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं जिसमें उसके सारे टूल्स को डिस्क्राइब करेंगे, उनके यूजेस दिखाएंगे, किस तरीके से इनके जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कोरल ड्रॉ आप ओपन कैसे करेंगे, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसके जो टूल हैं, कलर पिकल है, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वन शॉट वीडियो है, यानी सारे टूल्स एक ही वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन कैसे करते हैं, तो एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे टाइप करिए कोरल। तो देखिए हमारे पास जो कोरल का वर्जन है वो है कोरल ड्रॉ X7। यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रॉ यहाँ से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है कोरल ड्रॉ लोडिंग करने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको लोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये रहा कोरल ड्रॉ का बेसिक स्ट्रक्चर या इन्वायरमेंट। अब दूसरा तरीका क्या है जहाँ से हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर सकते हैं, वो है आप डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कोरल ड्रॉ। यहाँ पे क्लिक करके अपनी फाइल को कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे ऑल टूल्स इन वन शॉट। तो ये मेरा फाइल का नाम हो गया। अभी मैं इंटर करके फिर से इंटर कर दूंगा तो ये फाइल खुल जाएगी। यानी कोरल ड्रॉ की इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। कोरल ड्रॉ X7 64 बिट पे चल रहा है। जो फाइल हमने बनाया है वो डेस्कटॉप पे बनाया है और फाइल का नाम था ऑल टूल्स इन वन शॉट। और इस कोरल ड्रॉ को जो इसका एक्सटेंशन है उसे CDR में रखा जाता है या CDR में होता है। यहाँ पे भी आपको क्लोज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का 3 बटन मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ऊपर, तो ये कहलाता है मेनू। यहाँ पे आइए, मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, लेआउट मेनू, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप्स, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। उसके नीचे अगर हम जाएंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ओपन करना, सेव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, अंडू, रेडू, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, जिसमें अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारा खुला है उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे जो पेज हमने खोल के रखा है अपना डिज़ाइन करने के लिए, वो एक लेटर टाइप का पेज है। उसकी जो विड्थ है वो 8.5 है, उसकी जो हाइट है वो 11.0 है। उसका जो ओरिएंटेशन है वो है अभी फिलहाल पोर्ट्रेट। यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन लिया है वो लिया है ऑल पेजेस पे, यानी जितने भी पेज हम आगे लेंगे इसी प्रॉपर्टी के साथ। यूनिट जो हमारे पेज का सेट हुआ है वो है इंच में। राइट, किसकी बात हो रही थी? इस पेज की बात हो रही थी, इस डॉक्यूमेंट वाले पेज की बात हो रही थी, उसी की यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी दी हुई थी। इसके लेफ्ट साइड में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे टूल्स दिए गए हैं। और राइट साइड में जाएंगे तो इसे कहते हैं कलर पैलेट। इसे आप मूव कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करके आप रख भी सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे नेविगेशन होता है, जहाँ से आप अपने पेज को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ प्लस का सिंबल है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी एक पेज खुला है, अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरा दूसरा पेज, फिर से प्लस पे क्लिक करूंगा तो तीसरा पेज। इस तरीके से मैं अलग अलग पेज लेकर यहाँ पे काम कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। क्लियर? अब आते हैं इसके बेसिक चीज़ों पर, ताकि हम एक एक टूल्स का इस्तेमाल करके देख सकें। तो सबसे पहले इनके टूल्स को समझने के लिए यहाँ आते हैं। मैंने इसकी नोट्स एक तैयार कर दी है आप लोगों के लिए, ताकि आप इजिली इसे इस्तेमाल कर सकें। पिक टूल। पिक टूल क्या कह रहा है? थ्रो दिस टूल ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑन द पेज आर सेलेक्टेड, आ मूव एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने लेफ्ट को थोड़े देर तक होल्ड करके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर जितने भी टूल्स होंगे वो सारे टूल्स आपको सामने दिखाई देंगे। तो पिक टूल के अंदर 3 टूल है, पिक, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। इन तीनों टूल्स में एक एक करके हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके काम को भी समझेंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो क्या कह रहा है?
सेलेक्ट पोजीशन आर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, कोई शेप है, कोई लाइन है, तो उस लाइन को अगर सेलेक्ट करना है तो पिक टूल का काम हो जाएगा। अगर उस लाइन को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे ले जाना है तब भी पिक टूल उसमें काम आएगा। अगर उस लाइन को छोटा या बड़ा करना है तब भी पिक टूल से ही आप उस पर काम कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पिक टूल को यूज करके देखते हैं। हमने यहां से F6 दबा रहे हैं जिसका शॉर्टकट है रेक्टेंगल का। तो अगर मैं यहां से F6 दबाऊंगा तो मुझे यहां पे मिल जाएगा रेक्टेंगल। अब माउस का लेफ्ट होल्ड करके आपको यहां पे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाले हिस्से पे, यहां पे देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। पहले जो प्रॉपर्टी थी वो अब नहीं रह गई है, बल्कि अब जो प्रॉपर्टी आई है वो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी से ही काम कर लेते हैं ताकि आगे जाकर हम इसको और आसानी से समझें। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इस वाले रेक्टेंगल को, तो इसकी जो विड्थ दी गई है वो 8.522। मैं इसे करता हूं 5, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी हाइट दी गई है 5.5, इसे भी मैं 5 रखना चाहता हूं और कर दिया एंटर। तो अभी जो मेरा रेक्टेंगल है उसमें हाइट और विड्थ दोनों 5 का है। किसमें है? इंच में। उसके जस्ट राइट साइड में आएंगे तो यहां पे दिया हुआ है रोटेशन। अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है इसे अलग अलग एंगल में रखना, तो आप यहां पे रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे 45 डालकर इंटर करूंगा तो ये एंगल में 45 डिग्री मुड़ जाएगा। अगर मैं यहां पे 60 डालता हूं तो एंगल में 60 डिग्री पे मूव हो जाएगा। अगर मैं इस वाले के अंदर 80 डालता हूं तो 80 डिग्री पे मुड़ जाएगा। और अगर मैं यहां पे 180 देता हूं तो जैसा था वैसा हो जाएगा। इसके बाद का जो हिस्सा है उसमें 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टली, यानी फ्लिप ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट, और दूसरा है मिरर वर्टिकली, फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप करेगा और ये लेफ्ट टू राइट फ्लिप करेगा। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आपको कोई भी फर्क दिखाई नहीं देगा कि एग्जैक्टली क्या फर्क इसमें आया है। अब उसका रीजन क्या है कि कोई फर्क हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारा शेप है उस शेप में क्या है, लेंथ जो हमने सेट किया है वो 5x5 का सेट किया है, राइट। लेकिन अगर इसके लेंथ को मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट रखता हूं लेकिन इसका जो एंगल रोटेशन है वो 45 डिग्री पर मोड़ देता हूं, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया, राइट। अब इसके मूवमेंट को आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा। चलिए फर्क करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें 4 इसकी विड्थ दे दिया और 6 इसकी हाइट दे दिया। अब आपको बिल्कुल इसका चेंजेस दिखाई देगा कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। ये देखिए, राइट। अब आपको फ्लिप होता हुआ ये दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये फ्लिप कर रहा है। एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा जो दिया हुआ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे ये इन कॉर्नर्स की बात की जा रही है। ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, ये कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्नर, इन कॉर्नर को अगर स्मूथ रखना है तो ये है बॉर्डर को स्मूथ रखने के लिए। अगर आपको स्क्लैप्ड रखना है तो ये है, और चैम्फर्ड रखना है तो ये है। अब ये क्या होता है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने अभी स्मूथ रखा है। यहाँ पे हमारे पास चारों कॉर्नर दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको फिर से सिंपल कर दें, यानी जो हमारा डायरेक्शन था वो था 0, मैं यहाँ पे 0 डाल के इंटर कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट भी थी उसको 5x5 कर देता हूँ ताकि आपको मैं इजीली दिखा सकूँ। अब अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं स्मूथ पे, और ये जो नंबर्स यहाँ पे, ये जो एंगल दिख रहा है ये टॉप और ये वाला बॉटम का है, ये राइट के टॉप का है और ये राइट के बॉटम का है। यहाँ बीच में आपको एक लॉक दिखाई देगा। अगर आप इसे लॉक कर देते हैं तो चारों डायरेक्शन में एक साथ वैल्यू अप्लाई होगी, और अगर इसे अनलॉक रखते हैं तो आप स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक बॉर्डर को या उसके एंगल को बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं लेफ्ट साइड के टॉप बॉर्डर पे खाली अभी ये अप्लाई करना चाहता हूँ उसका रेडियस,
तो मैंने टॉप पे गया और यहां पे डाल दिया 2, और बाकी तीनों एंगल हमने क्या किया है, स्मूथ रखा है, यानी इन तीनों एंगल पे भी हमने कुछ नहीं डाला। एंटर करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ टॉप लेफ्ट बॉर्डर पे ही खाली स्मूथनेस आई होगी। यहां पे देखिए टॉप लेफ्ट पे, क्यों? क्योंकि हमने टॉप लेफ्ट में ही खाली स्मूथ दिया हुआ है। अगर हमें स्मूथ की जगह पे, राउंड कॉर्नर की जगह पे स्क्लैप्ड देना है तो यहां पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कुछ बॉर्डर इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर हम चैम्फर्ड कर देते हैं तो हमारा बॉर्डर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिंपल। फिर से मैं स्मूथ पे आ जाता हूं। अब अज्यूम करो कि अगर मैं ये आपको कह रहा हूं कि जैसा ये लेफ्ट वाला बॉर्डर है वैसा ही चारों डायरेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे, एक तरफ 2 डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब इससे एक फायदा क्या होगा कि जब भी आप कहीं पे लॉक करते हैं तो वो चारों डायरेक्शन में एक साथ काम करता है। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, मैं 2 डाल रहा हूं और एंटर कर रहा हूं, तो अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे इसके चारों डायरेक्शन में 2-2 का राउंड कॉर्नर बना देगा। यहां पे देखिए 2, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 2, और यहां पे आप देखेंगे तो इसके चारों कॉर्नर लॉक हैं। अब अगर हम शेप की बात करें तो हमारा शेप किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से, एक बटाटे की तरह, है ना। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक एंगल की बात करूं कि मुझे ये अलग चाहिए, इधर का अलग चाहिए और इधर का अलग चाहिए, तो हम यहां पे फिर से 0 डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब थोड़ा चेंजेस करते हैं, लॉक को हटाएंगे, टॉप लेफ्ट बॉर्डर को 2 इंच देना है और बॉटम राइट बॉर्डर को 2 देना है। नाउ चेक आउट, आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। हमने क्या किया, टॉप लेफ्ट बॉर्डर, बॉटम राइट बॉर्डर। अब इसके अंदर जब कलर की बात आती है तो यहां पे देखिए जो कलर पैलेट आपका है, इसमें से जो भी कलर अंदर भरना है ऑब्जेक्ट के अंदर, माउस के लेफ्ट क्लिक से होगा। आप यहां पे कलर पे जाइए, लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कलर आ गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं और यहां पे आप देखेंगे एक ब्लैक कलर, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट आउटलाइन कलर। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कलर चेंज करना है तो कलर पे जाके माउस का राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, तो जैसे ही आप कलर पे रखकर राइट क्लिक करेंगे वही कलर आपके उस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पे अप्लाई हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं दूसरा हिस्सा। अगर मैं ये चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा मोटा हो, थोड़ा और चौड़ा दिखाई दे, तो यहां लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा होगा आउटलाइन विड्थ। क्या है, आउटलाइन विड्थ। सेट द आउटलाइन विड्थ फॉर द ऑब्जेक्ट। आप यहां पे अपने ऑब्जेक्ट के लिए आउटलाइन सेट कर सकते हैं कि उसकी आउटलाइन कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम यहां पे अभी फिलहाल 0.5 है, हाफ इंच का, अगर मैं चाहता हूं कि ये और मोटा हो जाए तो मैंने 8 पॉइंट दिया। अब देख सकते हैं थोड़ा सा ये ज्यादा चौड़ा हो गया। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि विजिबल दिखे। 8 की जगह पे मैंने कहा नहीं मुझे 12 चाहिए, तो थोड़ा सा और आउटलाइन मोटा हो गया। 12 की जगह पे मैंने कहा 16 चाहिए, तो और मोटा हो गया। 16 की जगह पे मैंने 24 पॉइंट रखा, और मोटा हो गया। और मैक्सिमम जो पॉइंट है वो है 36 पॉइंट। इतने पॉइंट तक आप इसमें आउटलाइन को सेट कर सकते हैं। तो यहां पे जो आउटलाइन हमने सेट किया वो है 36 पॉइंट का। अगर हम इसके आउटलाइन को कम करना चाहते हैं तो जैसा हमने बढ़ाया है उसी तरीके से हम यहां से कम भी कर सकते हैं। अगर किसी का आउटलाइन आपको हटाना है तो यहां पे नन पे क्लिक करके उसके आउटलाइन को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। अब देखिए यहां पे कोई आउटलाइन नहीं दिख रहा है, और अगर मैं आउटलाइन फिर से लगा दूंगा तो आपको ये आउटलाइन यहां पे दिखाई देगा, और नन कर देता हूं तो यहां से भी हट जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मैं ये कहूं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कलर डाला गया है वो भी मुझे नहीं चाहिए, इसका जो कलर है वो कलर चाहिए ही नहीं, इसे व्हाइट में ही चाहिए जैसा बाय डिफॉल्ट ये आता है, तो यहां कलर के ऊपर जब जाएंगे तो एक क्रॉस मिलेगा जहां पे अभी मेरा माउस पॉइंटर है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये वाला हिस्सा जहां पे क्रॉस लगा हुआ है, अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं, यानी इस क्रॉस पे अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो अंदर जो कलर है वो कलर गायब हो जाएगा, वो कलर हट जाएगा। और अगर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो जो आपका आउटलाइन है वो आउटलाइन हट जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन, लेफ्ट क्लिक करेंगे
तो फिल कलर। क्लियर? करके देखते हैं ताकि आसानी से समझ सके। तो अभी मैं माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखिए फिल कलर हट गया। मैं कोई कलर डाल देता हूं। माउस का राइट क्लिक कर रहा हूं तो आउटलाइन कलर यहां से गायब हो गया। क्लियर? तो ये रहा पहला टूल, पिक टूल। अब पिक टूल पे उसने क्या कहा था? 3 काम करने के लिए। एक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो पिक टूल काम आएगा। किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है तब भी पिक टूल काम आएगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, अब जरा ट्रांसफॉर्म वर्ड को समझते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलाव। किसी ओरिजिनल शेप के अंदर उस शेप में कोई बदलाव, चाहे उस शेप को छोटा करो या उस शेप को बड़ा करो, उस हिस्से को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? पिक टूल पे क्लिक करेंगे। पहला पार्ट सेलेक्ट करने का है कि आप ऑब्जेक्ट पे जाओ और लेफ्ट से क्लिक कर दो। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड दिखाई दे रहा होगा, राइट? अब आपको लेफ्ट होल्ड करके आप अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यह हो गया आपका दूसरा पोर्शन जो था पोजीशन। तीसरा हिस्सा जो इसमें दिया था वो था ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना चाहता हूं तो इस ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पे यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से, इन चारों कॉर्नर में से किसी भी कॉर्नर पे माउस रखकर माउस का लेफ्ट होल्ड करके अंदर या फिर बाहर, बाहर करोगे तो बड़ा होगा, अंदर करोगे तो छोटा होगा। अब ये आपका ट्रांसफॉर्म पार्ट आ गया, यानी जो बड़ा शेप था उस शेप को हमने पिक टूल का इस्तेमाल करके छोटा कर दिया। क्लियर? तो पिक टूल का काम समझ में आ गया कि पिक टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम में आता है, उसकी पोजीशनिंग देता है। अगर ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, उसे छोटा करना है, उसे बड़ा करना है, तब भी हमें पिक टूल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगला टूल इसी के अंदर है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड टूल भी एक तरीके से क्या करेगा? आ जाइए देखिए। फ्री हैंड टूल, मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं ताकि आप इजीली इसे पहले रीड करें, रीड करने के बाद उसे समझने की कोशिश करें और फिर उसकी यूजेबिलिटी देखें। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फ्री हैंड सिलेक्शन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फ्री हैंड सिलेक्शन मर्क्यू, कॉमा पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो लगभग जो पिक टूल के अंदर था वो सारी डेफिनेशन तो है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजेस क्या आया? कह रहा कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन फ्रीली कर सकते हो, और जो टूल आप यूज कर रहे हो उसे कहते हैं फ्री हैंड सिलेक्शन मर्क्यू। अब ये कैसे काम आएगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। काम तो ये भी 3 ही करेगा, सिलेक्शन करेगा, पोजीशन देगा और ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। चलिए कैसे? हमने यहां से फिर से एक रेक्टेंगल लिया और यहां पे अपने रेक्टेंगल को रख दिया। इस रेक्टेंगल पे हमने एक कलर ले लिया। इसके बाद हम कुछ सर्कल ले रहे हैं, इसे ओवल या एलिप्सी कहते हैं। इसके लिए F7 की प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहां पे आकर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ गया? सर्कल। तो हमने क्या किया? अपने ऑब्जेक्ट के यहां पे एक सर्कल रखा, एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा। इसी तरीके से हम ढेर सारे ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट पे हम कलर डालने वाले हैं इस तरीके से। ओके, अब पहला सवाल यह है कि जो भी शेप में ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, जो भी कलर है, उस कलर के शेप को ही खाली सेलेक्ट करना है। ठीक है? क्राइटेरिया क्या है? इस पूरे पेज पर जो ग्रीन कलर के शेप है उन्हें एक बार में सिलेक्शन करना है। तो अगर हम पिक टूल की बात करें और मैं पिक टूल से इसे सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो एक इशू आएगा। देखिए क्या? जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे गया तो पहला ऑब्जेक्ट छोड़ देगा, मींस इसको कहते हैं न्यू सिलेक्शन। पिक टूल हमेशा
नया सिलेक्शन करता है ओल्ड वाले को छोड़कर। उसे लगा कि आपको अब ये नहीं चाहिए, ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये मान के चलेगा कि मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। अगर मैं इसे हटाकर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इसे लगेगा कि इसे खाली चाहिए और ये तीनों नहीं चाहिए। तो पीछे के जो 3 टूल थे वो तो ऑटोमेटिक हट गए और मैंने क्या कहा, मुझे ये चारों चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो टूल बन के आता है उसी का नाम है फ्री फ्रॉम। कैसे चेक करते हैं, आपको अपने माउस का लेफ्ट होल्ड करके इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है, इस तरीके से। तो जो सिलेक्शन में आएंगे सिर्फ उतना ही हिस्सा सेलेक्ट होगा। अब देख सकते हैं कि मेरा यहां पे ये चारों कलर इस सिलेक्शन के अंदर हैं। जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा और यहां पे माउस का लेफ्ट होल्ड करके इसे उठाकर दूसरी जगह पे रखूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ उतना ही शेप आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा, बाकी के शेप अपनी जगह पे स्टेबल हैं। अब जो भी हमने सिलेक्शन किया था, मैं चाहूं तो इन शेप में छोटा कर सकता हूं, बड़ा कर सकता हूं, या फिर किसी और जगह पे रखना है मैं उस जगह पे भी रख सकता हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो यही 3 काम तो ये भी बोला था। देखिए क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, पोजीशन करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा, जो कि हमने करके देख लिया। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब इसे मैं मिटा देता हूं। तो फ्री हैंड सिलेक्शन से मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबा दिया, फिर से मैंने फ्री हैंड सिलेक्शन से सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया। अब अगले हिस्से पे आएंगे तो जिसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है, फ्री ट्रांसफॉर्म पहले तो रोटेट कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, दूसरा हिस्सा स्क्यू कर सकता है, तीसरा मिरर में कर सकता है, चौथा स्केल कर सकता है। किसको करेगा, सब जगह पे आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाई देने वाला है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से पढ़ें, रोटेट ऑब्जेक्ट, स्क्यू ऑब्जेक्ट, मिरर ऑब्जेक्ट, स्केल ऑब्जेक्ट। अब इन चीजों को अगर और अच्छे से देखना है तो ये 4 ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। यही 4 ऑप्शन यहां पे हैं इस जगह पर। ये पहला वाला हिस्सा है रोटेशन के लिए, दूसरा है स्क्यू करने के लिए, तीसरा है आपको मिरर के लिए और चौथा है स्केल के लिए। तो आप एक एक करके इसे चेक कर लीजिए कैसे काम करेगा। ऑब्जेक्ट पे मेन काम आपका है, ऑब्जेक्ट पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लिया। अब अगर हम यहां पे रोटेशन पे जाते हैं, यहां पे माउस ले जाइए और रोटेशन की डेफिनेशन देखिए, रोटेट द ऑब्जेक्ट बाय पोजीशनिंग द एक्सेस एंड देन ड्रैगिंग द रोटेशन हैंडल। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं अपने पॉइंटर, ये जो मेरा माउस है, मैं इस माउस को यहां इसके राइट टॉप कॉर्नर पे रखता हूं और लेफ्ट को होल्ड करके हल्का सा मूव करता हूं तो आप देखोगे मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होगा एंगल में। अगर मैं अपना माउस पॉइंटर इसके सेंटर में रखता हूं, लेफ्ट को होल्ड करता हूं और ड्रैग करता हूं तो ये रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं अपना माउस पॉइंटर यहां रखता हूं और यहां से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूं तो यहां से आपको रोटेशन दिखाई देगी। पहला हिस्सा क्लियर। दूसरे हिस्से पे दिया हुआ था फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। तो ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों यानी कि रोटेशन और फ्री एंगल रिफ्लेक्शन दोनों एक जैसे काम करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे माउस रखा, सेम काम आपको यहाँ पे भी होता होगा, बस ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी से करता है, आपको वो एंगल बना लेता है। मैं मान लो यहाँ पे रखा, माउस सिलेक्टेड है, अब इसे मान के चलेगा कि ये मेरा एक्सेस है और इसी के चारों तरफ मुझे घूमना है, रोटेट होना है कुछ इस तरीके से। तीसरा है फ्री स्केल। स्केल का मतलब होता है छोटा या बड़ा करना। अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट पर रखकर लेफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा ड्रैग करूं तो देखिए छोटा हो रहा होगा, और अंदर साइड ले जाऊंगा तो बड़ा होगा। तभी क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, ये देखिए। और अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो विड्थ में होगा, इधर लेके जाऊंगा तो हाइट में होगा। क्लियर, ओके। और लास्ट ऑप्शन है स्क्यू का। ये क्या करता है, जैसे मैंने यहां पे रखा तो इसे मैं 3D में मोड़ सकता हूं, मतलब अपने हिसाब से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूं। ये देखिए जैसा मैं रोटेशन देना चाहता हूं, लेफ्ट को होल्ड करके आपको माउस को ड्रैग करना है, आगे पीछे लेफ्ट राइट आप देखेंगे उससे उसकी पोजीशन बदलती रहेगी। ये देखिए, ओके। तो ये रहा 3 टूल, जिसमें हमने सबसे पहले पिक टूल को समझा, उसके बाद हमने फ्री हैंड पिक टूल को समझा, और उसके बाद हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को समझा। बाकी प्रॉपर्टी थी, हाइट विड्थ वगैरह दिया है जो पहले ही हमने देख लिया है।
अब दूसरा जो टूल है उसके बारे में समझते हैं। दूसरा जो टूल है उसके अंदर हमारे पास 8 अलग अलग टूल्स आते हैं, जिसमें शेप से शुरू होता है और उसमें नाइफ है, बहुत सारे टूल्स हैं। उन सारे टूल्स को हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पे काम करते हैं। जितने भी टूल्स उसके अंदर हैं वो सारे टूल्स की खासियत ये है कि ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पे वो अपना काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के सेंटर में कभी काम नहीं करते हैं। तो इसमें जो पहला टूल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आगे चलकर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो टूल यूज होता है वो होता है शेप का। तो शेप की डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह रहा है शेप की डेफिनेशन? एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। दोबारा एक बार रीड करिए। एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। अब यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कर्व क्या होता है, दूसरा मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, और तीसरा नोड क्या होता है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट दोनों पे काम कर सकता है। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके नोड्स को समझते हैं। ये जो चारों आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, इन चारों को ही नोड्स कहा जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है बदलाव, मैनिपुलेट करना, यानी उसकी जो ओरिजिनल शेप थी उस शेप में कोई चेंजेस कर देना, तो मैनिपुलेशन कहलाता है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं अपना माउस इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, इसे नोड कहते हैं, इस नोड पे या फिर इस नोड पर रखकर लेफ्ट होल्ड करके अंदर की तरफ ले जाऊंगा तो देखोगे उसके चारों कॉर्नर पे ऑटोमेटिक स्मूथनेस आ गई। देखिए चारों तरफ एक जैसा कॉर्नर मेरा बन गया। और अगर मैं दोबारा इसी को लेफ्ट होल्ड करके इसे बड़ा करूंगा तो आपको जैसा था वैसा दिखाई देगा। समझ में आई बात? तो ये किस पे कर रहा है, इसके आउटलाइन पे ही तो काम कर रहा है। यही है मैनिपुलेशन का पार्ट, यानी इसकी ओरिजिनल शेप में चेंजेस कर रहा है। अगर मैं स्मूथनेस की जगह पे यानी राउंड कॉर्नर की जगह पे स्क्लैप्ड ले लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, चैम्फर्ड ले लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप अपने हिसाब से इसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अब जैसा चाहें वैसा मैनिपुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक लिमिट तक ही मैनिपुलेट होता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका मैनिपुलेशन तय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करना है तो इसे सबसे पहले कर्व में कन्वर्ट करना होगा। देखिए ऊपर लिखा था एडिट अ कर्व, अभी ये शेप है, ये एडिट बेस पे नहीं है। तो एडिट अ कर्व कहां से लाते हैं, यहां पे देखिए आपको एक मेनू मिल रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। यहां पे देखिए कन्वर्ट टू कर्व, और इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल क्यू। तो अगर मैं यहां पे इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूं और मैंने कंट्रोल के साथ क्यू दबा दिया, अब ये जो शेप पहले वाला था वो नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल अब उसी शेप से अगर मैं इसे इस तरफ खींचूंगा तो मेरे हिसाब से ये बड़ा या छोटा होगा। इस वाले नोट्स को अंदर ले जाऊंगा तो मेरे हिसाब से बड़ा या छोटा हो रहा है। किसी नोट को मुझे डिलीट करना है तो इस डबल नोट पे एक साथ लेफ्ट से डबल क्लिक कर दूंगा, नोट डिलीट हो जाएगा। एक बार दोबारा दिखाता हूं, देखिए यहां पे एक नोट है, इस पे डबल क्लिक कर रहा हूं, नोट डिलीट हो गया। यहां पे डबल क्लिक करूंगा, ये नोट डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां डबल क्लिक करूंगा, ये नोट डिलीट हो गया, राइट। तो हम यहां पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जो उसका मैनिपुलेशन का पार्ट है। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो है, इस पे कलर डाल देते हैं और अगले वाले पे आ जाते हैं जिसे कहते हैं स्मूथ। अब अगर हम स्मूथ की बात करें तो चलिए थोड़ा मैं इसे इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं। स्मूथ ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। ये भी किसकी बात कर रहा है? आउटलाइन की ही। आउटलाइन क्या है पता है ना हमें? आउटलाइन ये वाले हिस्से को कहते हैं, ये जो दिख रहा है हमें, ये हिस्सा हमारा आउटलाइन है। तो कह रहा है कि अगर आप इसके आउटलाइन पे माउस को रखकर ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो उसके आउटलाइन में स्मूथनेस आएगी। कैसे? चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट रखिए, उसके बाद आप देखेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये पॉइंटर वाला, इसे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कहां से? यहां से। ये हिस्सा दिख रहा है, ये आपके पॉइंटर की साइज को कम और ज्यादा करता है।
तो अगर अभी 0.2 है, मैं यहाँ पे 1 डाल के दिखाता हूं और इंटर करूंगा तो अब देखो पॉइंटर आपका बड़ा हो गया, दिख रहा है, ये पॉइंटर की बात कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे आप आओगे तो यहां पे दिया सेट द स्पीड विच द इफेक्ट टू अप्लाई, यानी ये पॉइंटर कितनी तेजी से काम करेगा इस ऑब्जेक्ट पर, यह तय करने के लिए आप यहां पे क्लिक करके इसे कम भी कर सकते हैं और इसकी स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पे रखना है और ड्रैग करना, तो मैंने यहां पे रखा, लेफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूं, ये देखिए, तो ये मेरा जो कॉर्नर था उसको स्मूथ कर रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले कॉर्नर को चाहता हूं, मैं जूम करके दिखाता हूं और लेफ्ट होल्ड करके थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूं तो ये उस कॉर्नर को स्मूथ कर दिया। क्लियर इतना? तो जब भी आपको कोई हिस्सा स्मूथ करना हो तो आप स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी पॉइंटर की साइज भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और उस पर कितनी तेजी से काम करे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड भी आप तय कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल का नाम है स्मेयर। स्मेयर में अगर आप देखेंगे तो कह रहा चेंज द एज, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, चेंज द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। यहां पे भी आप ध्यान से देखिए, एज की बात कर रहा है, जो भी एज रहेगा वही बदल देगा। चेंज द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन, तो करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा जूम करता हूं, ये मेरा जो टूल है स्मेयर वो है, मेरा प्लस सिंबल आपके बाहर इस ऑब्जेक्ट के बाहर है, लेफ्ट को होल्ड करके मैं अंदर की तरफ खींचूंगा तो इस तरीके से बन रहा होगा, देखिए। अगर मैं इसको अंदर से बाहर खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था, आपको आउटलाइन को साथ में लेके चलना है, ड्रैग करना है ऐसे। अब यहां पे भी दो टाइप दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पॉइंटी और एक दिया हुआ है स्मूदी। पॉइंटी में मतलब आपको ऐसा पॉइंट दिखाई देगा इस तरीके से, लेकिन अगर आपने स्मूथ सेट किया तो आपको स्मूथनेस के साथ आएगा, पॉइंट उसमें नहीं रहेगा, इस तरीके से स्मूथ दिखाई देगा इस तरीके से। इसमें आप देखेंगे पॉइंट नहीं बना। अगर मैं यहां ऊपर से लेके आके दिखाता हूं आपको बाहर से अंदर की तरफ, तो आप देखिए यहां पे स्मूथनेस है, कोई पॉइंटिंग टाइप का नहीं बना है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बाजू में पॉइंट ले लेता हूं और यहां पे लाके करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे कॉर्नर यानी पॉइंट्स क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट टूल पे आते हैं और नेक्स्ट टूल को समझने की कोशिश करते हैं। इस टूल का नाम है ट्वेल। इसके पास क्या होगा, ये कह रहा ऐड स्वेल इफेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मैं इसको ऐसे 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 मूव करना चाहता हूं तो मेरा ये स्वेल यूज होने वाला है। कैसे, यहां पे देखते हैं। यहां पे इसको दो डायरेक्शन में रख सकते हैं, एक काउंटर क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। यहां पे इसकी स्पीड को मैं तेज कर देता हूं 100 पे और ये मेरा पॉइंटर है जैसा वैसे रहने देता हूं। अभी क्लॉकवाइज है, मैंने अपने लेफ्ट को यहां पे रखा, लेफ्ट को दबा के रखूंगा तो देखो वहां ऑटोमेटिक इस तरीके से रोलिंग हो रही है, देखिए। और अगर मैं इधर रखता हूं तो यहां पे ट्वेल करेगा। लेकिन अगर मैं इसके डायरेक्शन को काउंटर क्लॉकवाइज कर दूं तो ये ऐसे करने लगेगा, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं आप और इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या करेगा, ये जो मेरा पॉइंटर है, प्लस को देखो ध्यान से, प्लस आपके ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। प्लस कहां पे है, ऑब्जेक्ट के बाहर, तो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के लेके आएगा। फिर माउस ड्रैग करो, अगर प्लस अंदर है तो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचेगा। प्लस कहां पे है, अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर प्लस बाहर है तो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। अट्रैक्ट कराता है ये ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से, अंदर ले जाओगे तो अंदर अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है रिपेल। अब इसमें क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। यहां पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखा हूं, देखिए मेरा ये शेप है, अट्रैक्ट टूल है और ये मेरा शेप है। मेरा जो प्लस पॉइंटर है वो बाहर है, तो ये क्या करेगा, अंदर साइड इतना काट देगा, देखिए अंदर साइड में उतना कट कर देगा। दोबारा देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये कैसे काम कर रहा है, देखिए, राइट।
लेकिन अगर मेरा प्लस मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर है तो बाहर पॉइंटर के साइड में जितना व्हाइट पार्ट आ रहा है उतने में जोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टूल है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, अभी हम इसकी साइज लिए हैं और यहां पे मैं इसमें इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूं, गोल हो जाएगा थोड़ा सा। यहां से डे आउट उसको बोलते हैं। अगर मैं अंदर से बाहर लेके जाऊंगा तो ये ज्वाइंट कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं बाहर से अपने स्मज टूल को अंदर लेके आऊंगा तो ये कट करके देगा उतना। ये देखिए, बाहर से लेके आ रहा हूं अंदर की साइड तो जितना हिस्से पे लेके आऊंगा उतना कट कर देगा, और अगर अंदर से बाहर की साइड ले जाऊंगा तो उतना जोड़ के देगा आपको। ये देखिए अभी ज्वाइंट कर रहा है, इधर से करके देख लीजिए, और बाहर से लेके आएंगे तो कट करके देगा। और लास्ट वाला टूल है उसे कहते हैं रफन टूल। इसके लिए मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, उस पर बहुत सारा यूज कर लिया था। रफन टूल ये क्या करेगा, कैंची की तरह जैसे कोई चीज काटते नहीं बारीक सा, वैसा ये करके देगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी 5 लिया है, इसको बोलते हैं स्पाइक, और ये है हमारे पॉइंटर की साइज। तो अगर मैं यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखता हूँ यहाँ पे और लेफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से खींचता हूँ तो देखिए कटिंग कर रहा होगा, राइट। ऑब्जेक्ट को कितने सारे टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को, इसका जो स्पाइक है कम कर दूं, जैसे कि मैंने किया सिर्फ एक स्पाइक, और यहां पे रखकर माउस को कट कर रहा हूं तो देखो इसके 2 टुकड़े ऐसे बनाया। इधर से करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, क्योंकि यहां पे करेंगे तो ऐसा होगा। मैंने जूम बहुत ज्यादा कर लिया है तो उस हिसाब से ये 2 ही ऑब्जेक्ट बनी रहा, क्योंकि शेप बहुत छोटा है। अगर मैं शेप को थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं, जैसे ये कलर दे देता हूं, सेम टूल यूज कर रहा हूं, बस साइज को कम कर देता हूं, जो मेरा 2 का पॉइंटर है उसे 0.5 पे रखकर इंटर करता हूं तो अब पॉइंटर छोटा हो जाएगा, तो आपको बहुत बारीक सा कटता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसे। पहले के बराबर में ये बहुत सारे अभी एंगल क्रिएट कर रहा है। इससे भी अगर मैं छोटा करता हूं या फिर मैं अपनी स्पाइक को बढ़ा देता हूं, मैंने कहा हर बार 5 स्पाइक करे, तो अब आपको चेंजेस दिखाई देगा, बहुत बारीक कटा हुआ। ये देखिए, राइट। तो इसी को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर छोटा रखेंगे और स्पाइक ज्यादा रखेंगे, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो यहां पे हमने इन 8 टूल को देखा, शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्रेल टूल, अट्रैक्ट, रीबिल और स्मज एंड रफन टूल। अब अगले हिस्से पे जो हमारा टूल आ रहा है, उस टूल में 4 टूल्स अलग अलग हैं। इसे बोलते हैं क्रॉप टूल। कौन सा टूल? क्रॉप टूल। इस क्रॉप टूल के अंदर 4 अलग अलग टूल हैं और उन चारों टूल्स को हम समझने वाले हैं। पहला टूल है क्रॉप, दूसरा टूल है नाइफ, तीसरा टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और चौथा टूल है इरेजर। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉप और नाइफ को देखते हैं, क्योंकि क्रॉप हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे यूज किया है। अगर आप मोबाइल से भी कभी अपना फोटो वगैरह एडिट किए होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं क्रॉप किए होंगे। यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के आउटसाइड के पार्ट को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो माउस का राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपोर्ट, आप इंपोर्ट पे जाएंगे। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज ओपन करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए दे दिया जाता है। मैंने इस इमेज को लिया और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब मुझे जहां भी इमेज चाहिए लेफ्ट होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो उतना बड़ा इमेज मेरे को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस इमेज में मैं चाहता हूं कि जो ये एक्सटर्नल पार्ट है वो नहीं चाहिए, मुझे खाली ये लेडी का फोटो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रॉप पे आएंगे और जितना हिस्सा आपको चाहिए उतने हिस्से को ही आप खाली क्रॉप पे डालिए। अब यहां से मुझे और थोड़ा सा कम करना है, ऊपर से भी थोड़ा कम करना है, नीचे से भी मैं थोड़ा कम ही रखना चाहता हूं, इतना हिस्सा। अब जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके बाहर का जो पार्ट था वो सारा क्रॉप हो गया, इसके नीचे का हिस्सा भी क्रॉप हो गया और ऊपर का हिस्सा। ये तो रहा फोटो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि यही चीज आप ऑब्जेक्ट के साथ यानी कोई शेप वगैरह के साथ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कल, सर्कल पे कलर दे दिया। अब क्रॉप टूल पे आता हूं और जितना हिस्सा मुझे चाहिए उतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे, क्रॉप किसको करेगा, जो उसके आउटसाइड में होता है। तो हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया,
अब इसके बाहर ये है तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा। डबल क्लिक करके देखिए, ये हिस्सा आपको कट के बाहर आ गया। तो क्रॉप की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी है, कह रहा रिमूव द एरिया आउटसाइड ऑफ द सिलेक्शन। मैं जितना सिलेक्शन करूंगा उसके बाहर का जितना भी एरिया होगा उसे रिमूव करने को ही क्रॉप करना कहते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल का नाम है नाइफ। अब नाइफ की डेफिनेशन क्या है? स्लाइस एन ऑब्जेक्ट इनटू स्प्लिट इनटू टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटना है तो सबसे आसान टूल होता है नाइफ। ठीक है? यानी किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है तो आप नाइफ से उसे कट कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो हमने यहां पे लिया एक सर्कल कुछ इस तरीके से, और हमें इस सर्कल को यहां से काटना है। तो हमने नाइफ का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम अपने माउस पॉइंटर को इसके इस आउटलाइन पे ले जाएंगे। जहां पे लिख के आएगा क्यूडेंट, वहां पे माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ माउस को छोड़कर वहां पे लेके माउस को जाना है जहां पे उसका दूसरा नोड आपको हाईलाइट कर रहा होगा, वहां पे जाना। जैसे यहां देखिए हाईलाइट कर रहा है एक पार्ट, वहां पे आपको नोड लिखा ना, वहां पे जाना है। तो आपको बस इस नोड पे जाना है और क्लिक कर देना है। अब आपको पिक टूल पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे नीचे वाला हिस्सा अलग से सेलेक्ट हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा अलग से सेलेक्ट हो रहा है। यानी हमारे पास जो सर्कल था उस सर्कल को मैंने दो सेपरेट पार्ट में बांट दिया। अब ऊपर वाले को थोड़ा और ऊपर उठाने के लिए मैं एरो का इस्तेमाल कर रहा हूं इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग टूल हैं इसमें। एक टूल ये है, एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं शेप टूल का इस्तेमाल करके आपको कोई लोगो बना के दिखाता हूं। आपने पेप्सी का लोगो जरूर देखा होगा, आपको यहीं से ये पेप्सी का लोगो बनता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे, आएंगे शेप टूल पे और यहां जूम करके दिखाता हूं कि आपको करना क्या है। आप माउस से तभी क्लिक करेंगे जो माउस के नीचे एक कर्व आएगा। अब आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इन सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसमें से आपको यूज करना है कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है? कन्वर्ट टू कर्व। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक एरो आ गया, यहां पे एक एरो आ गया। अब आपको क्या करना है, एक एरो को अंदर साइड लेके जाना है और दूसरे वाले एरो को बाहर लेके आना है। ठीक? सेम प्रोसेस यहां करेंगे बट इस बार उल्टा करेंगे। जो अंदर गया है इस बार इस साइड वाला बाहर जाएगा और ये वाला अंदर आएगा। कन्वर्ट टू कर्व। ये जो हमारा एरो है इसे हम बाहर लेके जाएंगे और ये जो एरो है इसे हम अंदर लेके आएंगे इस तरीके से। अब आप जरा ध्यान से देखिए आपका टूल किस तरीके से यानी यूज करके आपने लोगो बना दिया। अब आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करिए, यहां से आउटलाइन को नन कर दीजिए। ठीक है? तो हमने क्या यूज किया, एक शेप टूल यूज किया और एक नाइफ टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके का एक लोगो क्रिएट कर दिए है। क्लियर? अब आ जाते हैं, यहां से पेज अलग लेके दिखा देता हूं। चलिए पेज आ गया। उसके बाद इस पेज को अगर मुझे मूव करना है, यहां बीच में लाना है, तो कीबोर्ड से आप H प्रेस करिए। इससे हैंड टूल होता है, इसे पेन टूल कहते हैं। हैंड आ जाता है और इस हैंड से पकड़कर अपने इस पेज को बीचों बीच में रख सकते हैं। अब आ जाइए पिक टूल पे। अगले वाले टूल को समझते हैं जिसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। क्लिक करता हूं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये किस चीज की बात हो रही है। रिमूव ओवरलैपिंग सेगमेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अब बाहर से कोई ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है तो इंटरनल पार्ट को काटने के लिए जो ओवरलैप हो रहा है उसे काटने के लिए आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का इस्तेमाल करना होता है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको थोड़ा सा इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहां पे लिया एक सर्कल। अब इस सर्कल की मुझे एक कॉपी और पेस्ट चाहिए। मैं चाहूं तो यहां से कॉपी करूं और यहां से पेस्ट कर दूं। यहां से कॉपी कर सकता हूं और यहां पे क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूं। आप देखेंगे उसकी कॉपी पेस्ट आ जाएगी। एक तरीका यह है। एक दूसरा तरीका है कि आप इस वाले ऑब्जेक्ट पे माउस रखिए और प्लस प्रेस कर दीजिए। इससे आपको
कॉपी पेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, फिर से हमने प्लस किया, तीसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं, फिर प्लस किया, चौथा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं इस जगह पर, और फिर हमने प्लस किया और पांचवा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने कई ऑब्जेक्ट, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, इस तरीके से हमने सेट किया हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि इस वर्चुअल सेगमेंट का इस्तेमाल करके इन शेप के इंटरनल पार्ट को काटना, ताकि मुझे आउटसाइड वाला पार्ट ही खाली मिल पाए, या फिर आउटसाइड वाले पार्ट को काटना, मुझे सिर्फ इंटरनल मिल सके। कैसे, चलिए दिखाता हूं। यहाँ पे क्लिक रखिए, बाहर से इस तरीके से ड्रैग करिए, आउटलाइन कट गया, यहाँ से ड्रैग करिए, इसका आउटलाइन कट गया, यहाँ पे ड्रैग करिए, इसका आउटलाइन कट गया, यहाँ पे ड्रैग करिए, इसका आउटलाइन कट गया। अब मैं चाहता हूं कि अगर इसे भी काटना तो बाहर से ऐसे ड्रैग करूंगा, ओवरलैपिंग पार्ट हट गया, ओवरलैपिंग पार्ट हट गया, ओवरलैपिंग पार्ट हट गया। ये वाला भी मैं कट ही कर देता हूं इस तरीके से। अगर आप इंटरनल पार्ट भी कट करना चाहते हैं तो ऐसे कट कर सकते हैं जैसा कि मैं काट रहा हूं, देखिए ये, और यहां पे भी आके आप इसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने अलग अलग सर्कल लेकर कुछ इस तरीके से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का इस्तेमाल करके शेप बनाया हुआ है इस तरीके का। राइट, ओके, समझ में आई बात। एक और तरीका दिखाता हूं वर्चुअल सेगमेंट को समझाने के लिए, ताकि हम और इजी समझ सकें। तो मैंने फिर से लिया एक रेक्टेंगल, इस पे रेड कलर दे देता हूं, और इसके साथ में इनके चारों कॉर्नर पे कुछ इस तरीके के सर्कल रख रहा हूं, जिनका कलर येलो रखा हूं। अब यहाँ पे भी एक चाहिए, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाली लाइन है वो तो रहे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बाहर वाली जो लाइन है वो कट जाए। तो वर्चुअल सेगमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने बाहर से क्लिक किया, सिर्फ अंदर वाली लाइन रह गई, इस ऑब्जेक्ट के बाहर जितनी लाइन थी सारी कट के बाहर गई। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनल लाइन रह गई, आउटसाइड की लाइन हट गई। यहाँ पे भी इस तरीके से ड्रैग किया, यहाँ पे भी इंटरनल रह गया, आउटसाइड वाला हट गया। यहाँ पे भी इस तरीके से ड्रैग किया तो इंटरनल रह गया और आउटसाइड वाला हट गया। अब इसमें आप कलर नहीं डाल सकते क्योंकि ये शेप नहीं रह गया, ये है लाइन। अब इस लाइन में अगर आपको शेप डालना है तो आपको क्या करना होगा, इसी टूल्स के अंदर सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे एक टूल मिलेगा, स्मार्ट फिल टूल। कौन सा टूल? स्मार्ट फिल टूल, ये वाला, ये। तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप कलर इसके अंदर भर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए दो कलर आता है, एक आता है फिल कलर और दूसरा होता है आउटलाइन कलर। तो आउटलाइन कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है और फिल कलर ये कलर में है। मैं चाहता हूं इसको येलो करना, तो मैंने यहां से येलो सेलेक्ट किया। अब इस वाले में फिल करना है मुझे कलर इस तरीके से, ठीक। तो आप फिल कलर से उन लाइंस में एज ए शेप क्रिएट कर सकते हो। देखो ये एक शेप बन गया, ये एक शेप बन गया, ये एक शेप बन गया, ये एक शेप बन गया। कंट्रोल जेड करके मैं अल्टर कर देता हूं, यानी वापस कर देता हूं। होप कि आपको ये टूल्स समझ में आया होगा। ये सारे टूल्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉपरली तब तक आपको परेशान करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये सारे टूल बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब लास्ट टूल हमारा बचा है इरेजर। इरेजर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में इरेज करने के काम में आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल, इस पे दे देते हैं हम कोई कलर। यहाँ पे आते हैं इरेजर पे। अभी इरेजर की जो साइज है वो ये है, मैं चाहता हूँ इसकी साइज थोड़ी और कम हो जाए, तो यहाँ से इरेजर की साइज सेट करते हैं इस जगह से। अभी है 0.25 और मुझे रखना है 0.12, तो मैंने लिया 0.12। एंटर करूंगा तो जो मेरा पॉइंटर था वो और छोटा हो जाएगा, दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, किसी एक नोट पे क्लिक कर देना है, इससे ये स्टार्टिंग वैल्यू पा जाएगा। उसके बाद जहां तक आपको इरेज करना है आप वहां पे ले जाकर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे एक सीधी लाइन आपको इरेजर से कटती हुई दिखाई देगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो नॉर्मली हर स्टूडेंट करते हैं, बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, इरेजर लिए, इरेजर की साइज को थोड़ा बड़ा किए और फिर कुछ इस तरीके से इरेज करते हैं। बट मेरा मानना यह है कि आप अगर इरेजर भी यूज करते हो तो इरेजर से भी आप कुछ ना कुछ बना सको, कुछ ना कुछ डिजाइन कर सको, ऐसा कुछ इस्तेमाल करो। तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग हिस्सों में इरेज किया।
इरेज करने से अभी ये अलग नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बीच में से मैंने निकाल दिया, खाली मुझे सेपरेट करना है कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर अलग रहे और इसका कलर अलग रहे, तो अगर यहाँ पे कलर पे जाके आप डालोगे तो नहीं हो सकता। स्मार्ट फिल टूल पे जाकर आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ क्लिक किया तो इसका कलर अलग हो गया, और मैं यहाँ पे अलग कलर चाहता हूं तो इसका कलर अलग हो गया। क्लियर हुआ? अगर इसमें भी किसी तरीके की डिजाइन प्रोवाइड करनी है तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लिया सर्कल, यहां पे रखा। अब आपको कंप्लीट सर्कल यानी कि परफेक्ट सर्कल लेने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और माउस का लेफ्ट होल्ड करके खींचना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। यहां पे आता है ट्रिम, तो ये क्या करेगा, देखो अभी ये क्या कह रहा है, नथिंग टू डू। यहां देखिए, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट अभी साथ में है। लेकिन अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, कहां से, ऑब्जेक्ट, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं कि ये वाला सेपरेट हो जाए, ये वाला सेपरेट हो जाए, तो एक्चुअली एक ही पे अभी दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। मैं पहले इन्हें सेपरेट करके दिखाता हूं। तो आपको जाना ऑब्जेक्ट पे, और सेपरेट करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करना है या शॉर्टकट का, उसके बोलते हैं ब्रेक कर्व अपार्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पर जाकर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। अब आप यहीं से नॉर्मल कलर भर सकते हैं इस तरीके से। आपको जो कलर चाहिए वो कलर दे दीजिए। अब दूसरा हिस्सा ये है कि जब इसमें आप कलर फिल कर दीजिए तब आप इसे कट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं सेलेक्ट करके यहाँ ट्रिम किया तो देखिए इतना हिस्सा मेरा कट गया। ये इसको हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए, राइट। अब आपको एक अच्छा सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे दिया कि हाँ यार ये तो यहाँ से कट गया है और ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसमें भी कुछ चेंजेस चाहता हूँ, आई कैन डू इट। तो हम चले जाएंगे शेप टूल पे, यहाँ बीच में क्लिक करेंगे इस जगह पर। यहाँ पे एक होता है ऐड नोट और एक होता है डिलीट नोट। ऐड नोट पे क्लिक करेंगे और इस वाले हिस्से को ऐसा पतला सा बाहर साइड खींचेंगे, यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ क्लिक करना है और इसके बीच में कन्वर्ट टू कर्व लगाना है और इस पट्टी को पकड़ के इस तरीके से अंदर साइड लेके जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व और इस हिस्से को इस तरीके से अंदर लेके जाना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका पैटर्न यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप अगर थोड़ा और एडजस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरा मकसद यहाँ पे यह दिखाना था कि अगर आप इरेजर टूल से भी कोई शेप या कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इरेजर अकेले तो काम नहीं करेगा। इरेजर आपको सेपरेशन दे देगा, उसके बाद आप अपना स्किल वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दो टूल हैं, एक है जूम टूल और दूसरा है पैन टूल। जूम टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाने के लिए है। जैसे मैंने ये वाला टूल यहाँ पे लिया, एक रेक्टेंगल, और मैं यहाँ पे जूम यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसके कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो देखिए उतने हिस्से को ये जूम करता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का सिंबल आता है, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो छोटा होता जाएगा। हाइट एंड विड्थ में देना है तो यहाँ से देखिए विड्थ बड़ा करेगा, यहाँ से हाइट बड़ा करेगा। 100% पे रखना है तो यहाँ पे 2 फीट पे क्लिक कर देंगे तो जैसा हमारा विंडो रहेगा उस पर 1 फीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैन टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं मूव करता है बल्कि पेज को मूव करेगा। जब पेज मूव होगा तो पेज के साथ जितनी चीजें होंगी सब मूव होगी। देखिए इस तरीके से। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए तो हमारे पास पिक टूल ऑलरेडी था, लेकिन अगर कोई पेज को मूव करना चाहता है तब आपको पैन टूल ही लगाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट है H और जूम टूल का शॉर्टकट है Z। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से पे हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। हमारे पास डिफरेंट लाइन्स हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली लाइन है फ्री हैंड लाइन, दूसरी लाइन है 2 पॉइंट लाइन, तीसरी लाइन का नाम है ब्रेजर, चौथी लाइन का नाम है पेन टूल, पांचवी लाइन नाम है बी स्प्लाइन, छठे का नाम है पॉली लाइन, सातवें का नाम है 3 पॉइंट कर्व और 8वां जो हिस्सा दिया है उसे बोला गया है स्मार्ट ड्राइंग। तो अगर हम फ्री हैंड की बात करें तो ये क्या करेगा,
देखिए कह रहा है ड्रॉ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी दोनों तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से कर्व में ड्रॉ कर सकते हो, जैसा कि यहां कर्व टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, या फिर सीधी स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो। ये दोनों तरीके से लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दे रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, आपको कर्व में चाहिए तो लेफ्ट होल्ड करके आपको इस तरीके से करना है तो आपको कर्व में भी लाइन मिल जाएगी, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फ्री हैंड। दूसरा है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये है कि आपको एक जगह पे लेफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा। आप यहां पे लेफ्ट को होल्ड करके खींचेंगे तो पहला पॉइंट आपका है स्टार्टिंग, और जहां पे छोड़ रहे हैं वो उसका एंड पॉइंट है। अब अगर आपको इससे लाइन जोड़नी है तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जहां पे छोड़ेंगे ये हो जाएगा। फिर यहां से कोई जोड़ना है तो यहां से लेकर यहां तक जोड़ेंगे तो ये जहां से जुड़ा ये दोनों, ये इसका शुरू वाला पॉइंट हो गया था, ये वाला एंड पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट में हमेशा ये काम करने वाला है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा आता है ब्रेजर। ब्रेजर सिंपली क्या करेगा, आप जैसे जैसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहां क्लिक किया, अब यहां क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक उस लाइन को जोड़ देगा। मैं यहां क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक इस लाइन को इसके साथ जोड़ देगा। यहां क्लिक किया तो यहां पे आ गई लाइन, यहां पे क्लिक किया तो यहां पे आ गई, यहां क्लिक किया तो यहां पे आ गई, और यहां पे क्लिक किया तो यहां पे। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। हमने स्टार्ट यहीं से किया था, अब मैं अगर यहां से ना इस पे क्लिक कर दूं तो ये ज्वाइंट हो जाएगा और अपने आप माउस पॉइंटर हट जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे क्लिक करता जाता हूं तो वो ज्वाइंट करता रहेगा जब तक उसको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। एक तरीका और है कि अगर हमें स्टार्टिंग वैल्यू से जोड़ना ही नहीं है तब हम क्या करें, तो उसके लिए ऑप्शन है कि जब आप ब्रेजर लें, जैसे मैंने यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, अब नहीं चाहिए तो डबल क्लिक कर दूंगा या यहां पे आके पिक टूल कर दूंगा, यहीं पे छोड़ देगा। इसके बाद का जो टूल है वो है पेन टूल। ऑब्वियस सी बात है, पेन की तरह जैसे मैंने यहां क्लिक किया, अब ये लाइन यहां गई, ये आपको लाइन होते हुए या चलते हुए दिखाई देगी। इसके साथ भी सेम केस है, आपको इसका स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे जोड़ना होगा तो पेन टूल छोड़ देगा। जब तक आप इसका स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे नहीं रखेंगे तो ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे भी अपने पेन टूल को ब्रेक करना है, मतलब इसके आगे आप लाइन नहीं ड्रॉ करना है, तो माउस से डबल क्लिक कर दीजिए। क्लियर? चलिए इसको डिलीट करते हैं, अगले टूल को देखते हैं। अगला टूल हमारा है बी स्प्लाइन। यहां पे देखिए मैंने ये लाइन लिया, यहां पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, आपको स्मूथनेस के साथ में जहां पे भी आप क्लिक किया और घुमाओगे तो कुछ इस तरीके से स्मूथ स्प्लाइन बेस पर देगा, ऐसा ये देखिए। और ये भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे ही स्टार्टिंग वैल्यू पे आप जोड़ोगे अपने आप सारा शेप क्रिएट हो जाएगा। ओके, बी स्प्लाइन के बाद अगला हिस्सा हमारा आता है और उसे कहते हैं पॉलीलाइन। यहां पे क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करिए, जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे छोड़ देगा जी। पॉलीलाइन बनाया, अपना काम करके वो हट जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद का जो टूल है वो है 3 पॉइंट कर्व। ये कैसे करता है, जैसे मैंने ये लाइन लिया, अब ये लाइन में मैंने कहां से कर्व करना है वहां अपना माउस ले जाऊंगा, लेफ्ट होल्ड नहीं करना है कुछ भी। यहां से कर्व करना तो यहां से करना है तो यहां से करना तो यहां से करना तो यहां से, कहीं से भी मैं अपनी लाइन को कर्व कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट वाला है स्मार्ट ड्राइंग, यानी पेंसिल आप ले लो और उस पेंसिल से जो चीज आप चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहां पे पेंसिल से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। तो जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरा ऑब्जेक्ट उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। मैं कुछ और ड्रॉ करना चाहता तो ऑब्जेक्ट मेरा उसी तरीके से बन जाता, देखिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा लाइन जिसमें डिफरेंट लाइन दी गई थी। देखिए, पहली जो लाइन थी वो फ्री हैंड लाइन थी, दूसरी 2 पॉइंट लाइन थी, तीसरी ब्रेजर थी, चौथी पेन थी, पांचवी बी स्प्लाइन, फिर पॉली लाइन, 3 पॉइंट कर्व और लास्ट में आपको स्मार्ट ड्राइंग मिला। अब अगले हिस्से पे आएंगे तो यहां पे लिखा है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल ये क्या करेगा भाई, मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं पहले से ही और इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं जरा।
कह रहा आर्ट आर्टिस्टिक ब्रश स्प्रे कैलीग्राफिक इफेक्ट यूजिंग फ्री हैंड स्ट्रोक, यानी ये सब पहले से बना हुआ है। इनको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब आएंगे तो लिखा है प्रीसेट ड्रॉ अ कर्व बाय यूजिंग प्रीसेट वेक्टर शेप। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्रॉ अ कर्व दैट रिजेंबल अ प्रिंटेड ब्रश स्ट्रोक। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा ड्रॉ अ स्प्रिंग सीरीज ऑफ प्रीसेट इमेज, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ कह रहा ड्रॉ अ कर्व दैट रिजेंबल अ कॉलीग्राफिक पेन स्ट्रोक, और यहाँ पे गए तो यहाँ पे है प्रेशर, यानी आपको कैसा रखना है। इसके अंदर देखोगे तो लिखा आर्टिस्टिक कैटेगरी में, और इसी तरीके से इसमें कैलीग्राफी है, ऑब्जेक्ट है, स्क्रॉल है, सेंसुअल है, स्प्लेटर है, सिंबल है और टेक्सचर्स है। तो अगर मैं टेक्सचर्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे कुछ टेक्सचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये देखिए। अब इनमें से कोई भी टेक्सचर्स आपको चाहिए, बस उस टेक्सचर पे क्लिक करिए। हमने जो शेप लिया था उसका आउटलाइन अपने आप उसी टेक्सचर्स में कन्वर्ट हो गया। हम चाहें तो इस टेक्सचर्स को कुछ इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं। कई बार डिजाइन करने पे ऐसे टेक्सचर्स की नीड पड़ती है। दूसरा हिस्सा हमारा दिया था सिंबल। अगर हम यहाँ सिंबल में देखें तो ये कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, आपको इनमें से जो भी सिंबल चाहिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये एरो पसंद आया तो मैंने इस एरो को लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो वही एरो मुझे यहाँ मिल जाएगा। एक और चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई शेप लिए रहता हूं, देखिए ये मैंने शेप लेके रखा है और फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे और इस एरो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरो को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लाइन को एरो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसके बॉर्डर पे भी डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्लेटर। स्प्लेटर के अंदर देखेंगे डिफरेंट स्प्लेटर बने होंगे, आपको बस क्लिक करना है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्प्लेटर ड्रॉ हो रहा है। स्प्लेटर की अलग अलग टाइप दी हुई है, जिस तरीके से स्प्लेटर चाहिए उस तरीके से ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया है सेंसुअल, तो यहाँ से आप सेंसुअल ले सकते हैं। चेंज हो गया, हाँ हो गया। अब मैं यहाँ पे सेंसुअल ले सकता हूँ। अब ये चीज़ मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए अब दिख रहा शेप अच्छे से। मैं ये लिया और सेंसुअल की जगह पे अगर मैं स्क्रॉल लेता हूँ तो यहाँ डिफरेंट स्क्रॉल आएंगे। यहाँ देखिए कितने सारे टाइप के स्क्रॉल आ रहे हैं। मैं कोई भी स्क्रॉल ले लूंगा तो उसी स्क्रॉल के टाइप में मुझे ये बनाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, कोई और लेके दिखा देता हूँ, दिख रहा है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा तो नहीं है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये पत्थर अलग अलग हैं, स्टोन है, देखिए क्लियर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो और भी चीज़ें हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ के ऑप्शन देखिए चेंज हो गया। अभी ब्रश स्ट्रोक है, फूड है, फुटप्रिंट है, म्यूजिक है और ऑब्जेक्ट है, प्लांट है। तो जैसे मैं प्लांट लेता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स आ गए। अब इसमें से जो भी मुझे प्लांट्स चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए, और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद बस ड्रॉ करूँगा। जैसे ही ड्रॉ करूँगा वो ऑब्जेक्ट पे मेरे अप्लाई हो जाएगा। देखिए दिख रहा है, ये देखिए। ओके, मुझे कुछ और चाहिए मैं वो भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये पत्ती लिया तो अब मैं यहाँ पे कहीं पे पत्ती ऐड करना चाहता हूँ इस तरीके से, तो हम पत्ती को भी ऐड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ और नीचे जाएंगे तो कुछ पौधे टाइप बना सकते हैं। ये देखिए घास ओस रहती है ना, आपको ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं इनका इस्तेमाल करके। तो तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ ये जंगल में ही कहीं। ये देखिए, इसको और गाढ़ा कर देता हूँ ताकि लगे कि हाँ हम जंगल में ही हैं, इस तरीके से। कलर भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेलेक्ट करके कलर दे सकते हो। आपको ग्रीन कलर में चाहिए, सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओ, ग्रीन कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारे हैं। प्लांट के अलावा अगर आपको चाहिए जैसे फूड, तो यहाँ पे फूड आ जाएगा। देखिए सेब वगैरह है, केक है, दिख रहा है। तो आपको जो भी यहाँ से फ्रूट चाहिए वो फ्रूट भी ले सकते हो। क्लियर। चलिए कंट्रोल ए करके इसे डिलीट करते हैं और अगले हिस्से पे आते हैं। अगले हिस्से पे हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ करने के दो अलग अलग तरीके दिए गए हैं।
एक नॉर्मल रेक्टेंगल जो मैं शुरू से ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखा रहा था, देखिए मैं ये भी ड्रॉ किया हूँ, ये भी ड्रॉ किया। एक दूसरा है जिसे कहते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका दूसरा वाला हिस्सा लूँ तो आपको जब इसको खींचोगे तो आपको वो लाइन दिखेगी, बट जैसे ही माउस को नीचे या ऊपर करेंगे तो अब आपको रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। शुरू में आपको कैसा दिख रहा है कि लाइन बनी है, लेकिन जैसे ही बॉटम या टॉप करेंगे तो आपको वो रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से इलिप्सी यानी सर्कल भी 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो आप नॉर्मल सर्कल ले सकते हो और एक आता है 3 पॉइंट सर्कल। अगर मैं यहाँ पे आकर ऐसे सर्कल लेना चाहता हूँ, सीधा रखकर ऐसे सर्कल रखना चाहता हूँ, इस तरह से लेकर ऐसे सर्कल लेना चाहता हूँ, तो इसे कहते हैं 3 पॉइंट इलिप्सी। अब इसके बाद आपके पास अलग अलग शेप आता है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पॉलीगन, क्लिक करिए, आपको यहाँ पे पॉलीगन दिखाई देगा। अब इस पॉलीगन में जो नोड हैं वो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे आएंगे तो इसके नोड्स को देखिए, यहाँ पे नोड्स दिया हुआ है। इस नोड को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 5 से आप 3 रखिए, 2 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इसके नोड्स को क्या किया, बढ़ा दिया। अब हमें इस नोड से कुछ बनाना अगर है तो हम बना भी सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया, यहाँ पे अपने नोड्स पे माउस रखा और खींच के यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और बताता हूँ। अगर आप राइट साइड के नोड पे अपना लेफ्ट होल्ड करके इसके नोड को ज्वाइंट करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसके नोड को ज्वाइंट कर देंगे। अभी लेफ्ट दबा रहने दीजिए, राइट दबा दीजिए तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोबारा इसको पकड़िए, यहाँ पे नोड पे रखिए, कॉपी पेस्ट। अब मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, फिर से इस नोड को पकड़ूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, कॉपी पेस्ट। अब इन सबको सेलेक्ट किया, फिर से इस देखो यहाँ दिखाता हूँ, इस नोड को पकड़ा और यहाँ पे ले जाकर इस नोड को जोड़ दिया। अब मैं पूरा सेलेक्ट करके इसी नोड को पकड़ रहा हूँ और नीचे लाकर यहाँ पे जोड़ दिया। फिर से इसी को पकड़ा और यहाँ पे लाके इस नोड को जोड़ दिया। फिर से इसी को पकड़ा और एक एंगल इधर लाके कम कर या ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। फिर उसी को पकड़ा और एक नोड और नीचे लाके जोड़ दिया। अब मैं इसमें अलग अलग कलर दे सकता हूँ। जैसे मैंने इसे ये कलर दिया, इसे ये कलर दिया। मैं आपको एक वॉलीबॉल या फुटबॉल जैसा कुछ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि इससे भी आप डिज़ाइंस कर सकते हो। इस तरीके की भी डिज़ाइन पॉसिबिलिटी है कि आप पॉलीगन से भी कुछ चीज़ें बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी पॉलीगन से भी। मैं थोड़ा सा कलर फिल कर लूँ ताकि ऑब्जेक्ट मुझे सही से दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक लेना है सर्कल और कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर इसके बीच में से सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि चारों तरफ से हमें बराबर मिले, कुछ इस तरीके से ऐसे। अब आपको माउस छोड़ देना है, उसके बाद जाना है इफेक्ट। यहां देखिए कहां जाना हमें, इफेक्ट यहाँ वाले पे। और जैसे यहाँ इफेक्ट पे आएंगे तो आपको एक मिलेगा लेंस। दोबारा जाइए, मैं इसे हटा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे आएंगे लेंस, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला हिस्सा। तो हम आ जाते हैं इफेक्ट लेंस। लेंस में आने के बाद यहाँ पे लिखा है नो लेंस इफेक्ट, क्लिक करिए और यहाँ पे आपको चाहिए फिश आई। यहाँ देखिए फिश आई, ये वाला हिस्सा, तो इसे आप सेलेक्ट करिएगा, इफेक्ट में जाइए और फिश आई। आप यहाँ पे देखिए एक बन के आ गया। अब यहाँ पे फ्रोजन पे क्लिक कर दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम लेगा उसे फ्रीज करने के लिए। और जैसे ही फ्रीज हो जाएगा तो आप अपनी बॉल को उठा सकते हैं और बाकी के हिस्से को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पॉलीगन का इस्तेमाल करके एक इस तरीके का बॉल क्रिएट किया। ठीक है, तो इसे भी छोटा करके हम अपने पेज पे रख लेते हैं। और छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के लेफ्ट होल्ड करके छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो चारों तरफ से छोटा और बड़ा होता है। अब आते हैं अगले हिस्से पे, जहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट वाला शेप, स्टार। तो स्टार पे अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आप स्टार को ड्रॉ करिए। देखिए अभी 5 स्टार है, आप यहाँ पे इसके 6 स्टार भी कर सकते हैं, 4 स्टार भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे लिया 4 स्टार। अब यहाँ पे मैं लाइंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ।
तो मैंने यहाँ पे लिया 2 पॉइंट लाइन और इस लाइन को मैं इस वाले से लाकर जोड़ देता हूं ऐसे, ठीक है। इसके बाद इस लाइन को मैं यहां से उठाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा यहां पे। क्लियर? अब इस वाली लाइन को मैं जोड़ रहा हूं यहां पे और इस वाली लाइन को जोड़ रहा हूं यहां पे। देखिए स्टार कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हम अलग अलग कलर भरना चाहते हैं तो स्मार्ट फिल टूल, कलर पिक करेंगे, कलर डाल दीजिए। कोई और कलर चाहिए तो मैंने कहा इधर भाई कलर ये वाला चाहिए। कुछ और कलर अलग अलग डालेंगे चारों तरफ, इस तरीके का कलर यहाँ पे, ये कलर यहाँ पे। कलर को थोड़ा और बदल देते हैं, ये वाला कलर इधर और ये वाला कलर इधर। 2 और कलर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये कलर लेता हूँ इधर और इसका जो लाइट वर्जन है यहाँ पे। तो आपने जो नॉर्मल स्टार लिया था, देखिए इस तरीके से आपने एक 3D स्टार क्रिएट कर दिया। नन करके देखिए, एक 3D स्टार आपके सामने बनके तैयार हो गया। सिर्फ किसका इस्तेमाल करके, लाइंस का इस्तेमाल करके हमने नॉर्मल स्टार को 3D स्टार में कन्वर्ट किया। क्लियर है? अब इसे भी हम अपने पेज में रख लेते हैं। तो पहले इसे Ctrl G कर दिए जाएंगे तो इससे पूरा ग्रुप हो जाएगा। आप कहीं भी उठाएंगे तो साथ में जाएगा और फिर शिफ्ट दबा के इसे छोटा और बड़ा करके अपने पेज पे रख लेते हैं। नया पेज ले लेंगे और अगले शेप को देखेंगे कि क्या है। अगला शेप है कॉम्प्लेक्स स्टार। तो कॉम्प्लेक्स स्टार जब भी आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये 2 हिस्सों में बटा होगा, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए शार्पनेस, और ये आपके हैं एंगल, जिसे हम पॉइंट ऑफ साइड कहते हैं। 9 साइड है, यहाँ से काउंट करेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, राइट। तो मैंने क्या किया, इसकी जो साइड है ना उसको बढ़ा देता हूँ। देखिए बहुत सारा हो गया। और ये जो मेरा शार्पनेस था इसको भी मैंने 5 या 6 कर देता हूँ। ये देखिए, राइट। शेप टूल पे आ रहा हूँ और इसकी शार्पनेस को पीछे की तरफ और खींच लेता हूँ। कुछ अलग हो गया, देखिए शार्पनेस ऊपर ले जाएंगे तो आपका शेप कुछ ऐसा दिखेगा, अंदर लेके आएंगे तो कुछ ऐसा। अभी ऐसा दिख रहा है, अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ किसी एक पे कर्व करूंगा, कन्वर्ट टू, और उस शेप को थोड़ा सा मैं पैटर्न प्रोवाइड करूंगा। एक जगह पे दूंगा, सब में पैटर्न अपने आप आ जाएगा। अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये देखिए, तो एक और डिजाइन मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया, राइट। इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो एक डिजाइन ये हो गई, एक डिजाइन हमने ये किया, एक डिजाइन हमने ये किया और एक डिजाइन हमने ये वाला किया था। इसे भी जूम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको डिजाइन कम से कम दिखे तो। ओके, अगले पेज पे आ जाते हैं और नेक्स्ट शेप को लेके देखते हैं। नेक्स्ट शेप है ग्राफ। ग्राफ का मतलब टेबल बनाना। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम और रो बताता है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला, ये नंबर ऑफ, तो कितना चाहिए, मान लो मैंने कहा 5 और यहाँ पे भी मैंने कहा 5। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो 5x5 का बनेगा, 5 रो और 5 कॉलम। अगर मान के चलो कि आपको यहाँ पे थोड़ी वैल्यू कम कर लेते हैं, इंटर। अब यहाँ पे ड्रॉ करिए तो 2 रो और 5 कॉलम के साथ में आपको टेबल मिलेगा। तो ये कहाँ पे यूज होगा, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन का पेज या इंक्वायरी फॉर्म बना रहे हो और वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिखाना है, सिंपल फ़ोन नंबर दिखाना है, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल, थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। पिक टूल पे पकड़कर इसको ऐसे हल्का सा खींचोगे, देखो मोबाइल आ गया। अब मुझे इसके सामने 10 छोटे छोटे बॉक्सेस चाहिए जिसमें सेपरेट हम नंबर अपना डाल सके। तो मैंने आया यहाँ पे ग्राफ पे, यहाँ पे दे रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम में 10, रो में दे दूंगा 1 रो 10 कॉलम। अब इसके सामने आप ड्रॉ करिए, ये देखिए, क्लियर। इसका कलर हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर डालने की सुविधा मिल जाएगी। आराम से आप बना सकते हो ग्राफ का इस्तेमाल करके। समझ में आई बात? तो मैंने इसको पेज को ले लेता हूँ ऐसे, इसे सेलेक्ट करके छोटा और इसके अंदर डाल देता हूँ। आप ज़रूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करिए। जहाँ पे भी आपको ऐसी ज़रूरत लग रही है, जहाँ पे आपको फील्ड लग रही है, तो वहाँ पे आप इस ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ के बाद अगला हिस्सा हमारा आता है स्पाइरल। अगर किसी ने पहले के दौर में, अभी तो मोटीन बंद हो गई है बट कहीं कहीं मिल रही है, मोटीन जो हम मच्छर भगाने के लिए यूज़ करते थे, वैसा ही यहाँ पे एक पार्ट है, उसे कहते हैं स्पाइरल।
यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये राउंड है, कितने राउंड चाहिए, जैसे मैंने क्लिक किया देखो 25 राउंड से स्पाइरल बना हुआ है, तो मैं राउंड को कम कर लेता हूँ जैसे 10। अब यहाँ पे एक स्पाइरल बनाता हूँ, तो देखिए थोड़ा सा गैप के साथ ये स्पाइरल आ रहा होगा। इसके भी दो डायरेक्शन है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, ठीक है। इसको भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा गैप के साथ आ रहा होगा, ठीक है। आउटलाइन को कितना मोटा करना है यहाँ से आप तय कर लीजिए। तो एक मैं बना के दिखाता हूँ जो वैसा ही रहे। तो हमने क्या किया, स्पाइरल लिया और 10 ही रख लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे। आउटलाइन को थोड़ा मोटा करेंगे ताकि ये वैसा ही दिखे मोटिन की तरह ऐसे। अब यहाँ पे मुझे कुछ हिस्सा ऐसा बनाना है कि जो जलता हुआ दिखाई दे येलो कलर में या रेड कलर में। तो मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और यहाँ से ब्रेजर लेकर एक क्लिक यहाँ रखकर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ क्लिक करके इसको ज्वाइंट कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे से ऐसा बनाना है जैसा लगे कि ये जल रहा है। तो यहाँ क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, थोड़ा सा इसे गोल करूंगा कुछ इस तरीके से ऐसा। और ये जो हिस्सा है वो नीचे कर देना है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पेज डाउन आता है, अगर आप कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से। अब आप इसे येलो कलर दे दीजिए और फिर थोड़ा सा इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पे एक टूल होता है, उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव टूल। तो मैं ऊपर साइड में क्या चाहता हूँ, थोड़ा रेड कलर में रहे, रेडिश रहे और यहाँ पे येलो रहे। तो यहाँ व्हाइट वाले पार्ट पे आया और इसे मैं रेड देना चाहता हूँ तो रेड दे दिया और यहाँ पे बिल्कुल डार्क रेड दूंगा इस तरीके से। अब इस वाले हिस्से को सेलेक्ट करके इसका आउटलाइन हटा दीजिए। अब जरा इसका जूम आउट कम करिए। अब आप देखिए बिल्कुल मोटिन की तरह जलता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट, क्लियर। तो ये रहा हमारा स्पाइरल। अगला क्या है, उससे भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या है। तो अगला हिस्सा है बेसिक शेप, जिसमें बहुत सारे हमारे पास शेप आते हैं। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे शेप आते हैं। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने लिया एक सर्कल। अब इस सर्कल को कलर हटा देते हैं, नीचे से सर्कल को लेफ्ट दबा के ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहां से हम एक लाइन लेते हैं, चाहे आप किसी भी लाइन से ले लो, चाहे 2 पॉइंट ब्रेजर किसी से भी। तो मैं 2 पॉइंट को प्रीफर कर रहा हूं। इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करके इसके नोड से ले जाकर ऐड कर देना है। यहां पे आना है ऑब्जेक्ट या फिर शेप पे चले जाओ, इसके बीच में क्लिक करो, कन्वर्ट टू कर्व, और बीच का हिस्सा पकड़कर नीचे की तरफ खींच दो ऐसे। अब आपको ये वाला जो पॉइंटर है वो पॉइंटर यहां रखना है और इसके जो हिस्से हैं थोड़ा सा सेट कर लो अच्छे से इस तरीके से। अब इसका एक एंगल मुझे बनाना है, तो पहले इसका आउटलाइन मोटा कर लेता हूं, थोड़ा और मोटा। अब मुझे इस पे एंगल देना है, तो मैं बेसिक शेप पे ही जाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे एक एंगल मिल रहा है, इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। कलर इसका भी हटा देते हैं, यहाँ पे बीच में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे रोटेट। रोटेट करने के बाद इसे इस पे ऊपर लाके ज्वाइंट करना है। इसका रोटेशन बराबर चेक करना है कि ज्वाइंट करने पे ये प्रॉपर आना चाहिए हमारे। इस तरीके से देखिए आपको एक अच्छा खासा कप बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये रहा नेक्स्ट जिससे हमने यूज किया। अगला आते हैं जिसमें हम डिफरेंट और भी हैं, जैसे एरो। अब एरो से तो कुछ बना नहीं जा सकता है, लेकिन जब आप कोई फॉर्म वॉर्म बनाएंगे ना तो इन एरो का इस्तेमाल करते हैं। कोई ब्राउज़र बनाते हैं तो आपको ये एरो काम में आएंगे। जैसे ये एरो लेना, बस आप इस तरीके से ड्रैग करिए। यहाँ पे आपको एक रेड कलर दिख रहा है, इस रेड कलर से आप इसकी लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है, ऐसे करेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ऊपर ले जाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, नीचे लाएंगे तो लेंथ कम होगी, यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा। क्लियर। इसी तरीके से बाकी सारे जो हैं काम करते हैं। अब उसके नीचे है टेक्स्ट। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपके पास टेक्स्ट टूल आता है, क्लिक करिए। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं या फिर क्लास का नाम लिख देता हूं, IT इन्फोटेक। अब इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करिए, इसे खींचिए तो बड़ा हो जाएगा। यहां से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिए, मैं इम्पैक्ट लेता हूं। यहां से मैं इसे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन ले सकता हूं, कोई कलर देना है तो मैं कलर दे सकता हूं।
अब मान लो कि आपको ये टेक्स्ट 3D में चाहिए। किस में चाहिए? 3D में। तो इसके नीचे जाएंगे, जहां पे ये वाला हिस्सा, यहां पे लिखा है ड्रॉप शैडो, इस पे क्लिक करके आप सबसे नीचे जाएंगे, एक्सट्रूड, देखिए एक्सट्रूड, ये नीचे वाला हिस्सा, ये एक्सट्रूड, इस पे क्लिक करिए तो आप आ जाएंगे ड्रॉप शैडो एक्सट्रूड। अब आपको क्या करना है, इस एक्सट्रूड को इस लेफ्ट ऐसे कहीं पे भी रखकर नीचे की तरफ खींच देना है। जैसे ही नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, हम तो इसको 3D में बना रहे थे, कौन से डी में आ गया। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए कुछ प्रीसेट लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए, एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, कुछ हुआ? अब देखिए मैजिक हो चुका है, एक्सट्रूड टॉप, एक्सट्रूड टॉप राइट, एक्सट्रूड बॉटम राइट, राइट, एक्सट्रूड सिर्फ बॉटम, और फिर एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट। अब ये जो पार्ट यहां पे हो रहा था, यहां से भी आप वही 6 पार्ट कर सकते हैं। क्लिक करिए, आपको चेंज होता हुआ ये, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये वाली इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। यहां लाऊंगा, देखो एक्सट्रूड कितना हो रहा है, इतना चौड़ा, इसे छोटा कर सकता हूं, यहां से इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू बढ़ा सकता हूं, ऐसे। तो पहले की जो मूवी भी आती थी उसमें एक्सट्रूड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मैंने देखा, जैसे शोले लिखा है या कुछ और वर्ड है, या फिर कुछ पहले की मूवीज होती थी तो उसका नाम बड़ा अट्रैक्टिव आता था, तो वहां पे एक्चुअली में 3D टेक्स्ट रोटेशन और 3D टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज किया जाता था, जिसमें एक्सट्रूड का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एक्सट्रूड को भी हम रख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ये भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, यानी ये भी एक तरीके की डिजाइन है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हिस्से में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे है बैनर, आप यहाँ पे क्लिक, ये सारे शेप है, हाँ, तो आपको ये सारे शेप मिल जाएंगे। कई बार हमने सर्टिफिकेट क्लास में जो बनवाया था उसमें यहाँ पे लिखना रहता था ना सर्टिफिकेट, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ कनेक्टर दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं माउस ले गया तो कह रहा ड्रॉ स्लेंटेड डायमेंशन लाइन। अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा इस तरीके से और इसका कलर हटा दिया। अब आ जाते हैं, इसमें से पहला हिस्सा लिखा है पैरेलल डायमेंशन। तो अगर मैं पैरेलल डायमेंशन की बात करूं, यहाँ पे माउस रखूं और इस तरीके से खींचूं तो देखोगे मुझे वो पैरेलल डायमेंशन में क्या कर रहा है, काउंट करके बता रहा है कि यहां से लेकर इतने में डिस्टेंस कितनी है, 11.42। ये सारे कनेक्टर ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, इस तरीके से अगर मुझे कुछ मापना है तो मैं ऐसे माप सकता हूं, या फिर मैं ऐसे मापना चाहता हूं तो ऐसे माप सकता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ देखिए सबकी अलग अलग लेंथ आपको दिखाई देगी। इसके नीचे आप जाओगे तो एंगल में कर सकते हो। एंगल कैसे होगा, जैसे कोना है, मुझे इतना खाली चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माउस रखा और इस तरीके से एंगल दे सकता हूँ। ये देखिए मैंने कहा इतना खाली आप काउंट करके दे दो मुझे, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे काउंट करके एंगल में दे दिया 84 डिग्री पे, देखिए, राइट। मैं कहीं और करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने अपना माउस यहाँ रखा और इसे यहाँ पे एंगल देना चाहता हूँ, इतने पे खाली, तो यहाँ पे देखो मुझे एंगल मिल गया कितना, 44.12 का एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा। इसके बाद का अगला हिस्सा हमारा होता है सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी रखकर ऐसे, देखिए यहाँ पे सेगमेंट डायमेंशन करता हूँ, यहाँ पे नोड है, थोड़ा देख लेते हैं, नोड को ज्वाइंट करता है ये, सॉरी कोई नोड यहाँ पे निकला नहीं है, 3 पॉइंट कॉल आउट, ऐसा देखिए 3 पॉइंट कॉल आउट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो जब भी कोई शेप रहेगा वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे ज्वाइंट किया, यहाँ पे गया, या फिर यहाँ पे ले सकता हूँ, छोड़ देगा। अगले हिस्से पे है कनेक्टर। ये तो सारा डायमेंशन चेक करने के लिए था, आपको एंगल में चाहिए तो ले सकते हैं, वर्टिकल कोई चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये सब कर सकता है। दूसरा हिस्सा है कनेक्टर। कनेक्टर कैसे काम करेगा, तो हमने फिर से एक रेक्टेंगल लिया, कलर हटा दिया और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा होगा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो इसको 4 पोर्शन में उसने बांट दिया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक यहाँ पे है
एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर मैं इस वाले को यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ज्वाइंट कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ज्वाइंट कर सकते हो। तो कनेक्टर वो आपको प्रोवाइड कर देता है, यानी जगह बता देता है कि कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। राइट एंगल में अगर आपको चाहिए तो राइट एंगल भी बता देगा। देखिए यहाँ पे मान लो है, ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरीके से, यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से भी बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ से भी आप एंगल निकाल के पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो कहाँ पे जाके कनेक्ट होने वाला है। ये देखिए, राइट, इसको मैं इधर कनेक्ट करा देता हूँ इस तरीके से, और इस वाले को मैं यहाँ कनेक्ट करा देता हूँ। क्लियर है? इसके बाद का पार्ट है जिसमें ये सारे कनेक्टर ही हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। राइट एंगल में होगा, राउंडेड कॉर्नर में होगा और एडिट एंगल में होगा। यहाँ पे आपके पास जो टूल काम का है वो ड्रॉप शैडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप और एक्सट्रूड। तो पहले ड्रॉप शैडो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, इस पे कलर जो भी चाहिए वो आप डाल सकते हो। अब ड्रॉप शैडो पे आकर आप शैडो डाल सकते हो। यहाँ पे आप पकड़कर नीचे की तरफ खींचिए, या कॉर्नर पे, या इस कॉर्नर पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉप शैडो अप्लाई होने में। जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन्हें एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रीसेट पे जाएंगे तो देखो फ्लैट राइट ऊपर दिखाएगा, आपका ड्रॉप शैडो यहाँ ऊपर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं राइट साइड में, बॉटम राइट में, तो बॉटम के राइट में यहाँ पे आ जाएगा। अगर यही चीज़ आप बॉटम के लेफ्ट में चाहते हैं तो इस बार ड्रॉप शैडो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं फ्लैट टॉप लेफ्ट तो फ्लैट टॉप लेफ्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही उसकी लोकेशन दी गई है कि आपको कैसा चाहिए। जैसे मुझे ये चाहिए प्रोस्पेक्टिव, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा जैसे कि एक लैपटॉप। ठीक है, यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ को और बड़ा करूँगा तो ये और आगे जाएगा, कम करूँगा तो और कम होगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और इसे पे देखिए मैं कम कर रहा हूँ तो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो बड़ा, यानी यही काम जो मैं यहाँ से कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, शैडो का एंगल बदलना चाहता हूँ तो एंगल क्या होगा, ये होगा, ये एंगल है। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर रहे हो। देखो मैं ये कर रहा हूँ, इधर एंगल हो गया। अगर मैं इधर करूँगा तो इधर एंगल हो रहा है, और इधर करूँगा तो इधर एंगल हो रहा है। देखिए, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा एंगल कर सकते हैं। यही माउस से पकड़ कर भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आते हैं फेडिंग। क्लिक करता हूँ और इसे फेड करता हूँ। थोड़ा अप्लाई होने में टाइम लगेगा, आउटपुट देखने में। ये देखिए फेडिंग कर दिया, हल्का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे, ड्रॉप शैडो की ओपेसिटी कितनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ज़्यादा, या फिर मैं उसको कम भी कर सकता हूँ। ओपेसिटी के अलावा मैं कलर भी तय कर सकता हूँ कि किस कलर में ये आए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बिल्कुल कम कर दिया, या फिर मैंने 100% रखा, तो आपको इस बार ये कलर में दिखाई देगा। क्लियर है इतना? तो ये रहा आपका ड्रॉप शैडो। अब दूसरा हिस्सा इसी पे यूज किया जाता है, कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हम कॉन्टूर पे आते हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्टूर पे आऊंगा और यहाँ बीच में ऐसे ही पकड़कर खींच लूंगा, देखिए यहाँ पे, तो एक हिस्सा दो हिस्सा, यानी एक ऑब्जेक्ट के दो टुकड़े, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। अब ये जो हिस्सा दिख रहा ऊपर, ये देखिए ये पॉइंटर, इसको पकड़ेंगे तो इसमें और भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। देखिए ऐसे पकड़ रहा हूं मैं तो कितने सारे ऑब्जेक्ट उसके अंदर बन गए, और खींचा तो बहुत सारे बन गए। इसको और अंदर ले लूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको कलरफुल चाहिए तो आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हो। आप देखिए टर्मिनल बन गया पूरी तरीके से। तो ये कंटूर से हमने क्रिएट किया हुआ। अब कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर जाके मान लो येलो चाहिए तो यहाँ देखो येलो आ जाएगा। आपको येलो की जगह पे थोड़ा लाइट ब्लू चाहिए तो लाइट ब्लू आ जाएगा। ब्लैक शेड जो है उसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया तो देखो जहाँ ब्लैक शेड था, ब्लैक में उसे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो डीप दिखाई देता है। इसे छोटा करके पेज पे रख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और अगला टूल हमारे पास जो है वो है ब्लेंड टूल। ब्लेंड का मतलब होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ना। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल और इस साइड में मैं ले रहा हूँ सर्कल। दो अलग अलग नेचर के ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ब्लेंड पे जाकर इन्हें जोड़ देता हूँ, कैसे, यहाँ से लेफ्ट दबा के बस इसके ऊपर ले जाके छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आए हैं वो है 20। यहाँ पे देखिए, तो 10 सर्कल है और 10 रेक्टेंगल आपस में जुड़कर ब्लेंड हो गए हैं। अगर मैं इन्हें मूव करूंगा तो ये साथ में ही मूव होंगे, ये अकेले मूव नहीं हो सकते कि कोई सेपरेट मूव होगा। ये देखिए, ठीक है, आइसक्रीम बना दिया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ब्लेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंड से बहुत सारे और भी आप लोगो वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं ब्लेंड से कुछ चीज़ें आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ले लिया पेन टूल और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर कर दीजिए तो आपका वो लाइन हट जाएगा। शेप टूल का इस्तेमाल करके इसके बीच में क्लिक कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू कर्व, और इसे थोड़ा सा पैटर्न दे देता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस पे मैंने कलर राइट क्लिक कर दिया और इसका आउटलाइन थोड़ा सा मोटा रख लेता हूँ, और मोटा थोड़ा सा आउटलाइन ताकि पता चले। और उसके बाद इसी की प्लस कर लेता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ और इसका कलर बदल दूंगा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इसे उल्टा कर देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर जैसा था वैसा रखते हैं, शायद ऐसा ही बेहतर है। हाँ, ठीक है। अब आप ब्लेंड का इस्तेमाल करके देखिए। यहाँ पे आप ब्लेंड पे आइए, इसको पकड़कर ऐसे ले जाकर इस पे जोड़ दीजिए। ये देखिए, अब आपके पास वही 10 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इस पे मैं एक तिरंगे टाइप का बनाना चाहता था, तो ये देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ खींच दिया, और इसे थोड़ा सा मैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे ऊपर ले लेता हूँ। इसे कर दूंगा गोल। शेप टूल को ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ क्लिक करूँगा और इस वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, ठीक। और इन दोनों को क्या करूँगा, इसे और छोटा करना, बहुत बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा रखना, खाली बाहर दिखे। इनको और इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे वेल्ड, जुड़ जाएगा। अब ये पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ में जी प्रेस कर दूंगा। अब इसे छोटा करके आप जहाँ चाहिए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक। चलिए अगले टूल पे आते हैं। अगले टूल का नाम है डिस्टॉर्ट। ये क्या करेगा, इसके लिए मैं अगला पेज ले लेता हूँ, डिस्टॉर्ट। अब यहाँ पे जैसे आप डिस्टॉर्ट पे जाएंगे और बीच में से ऐसे कहीं से खींच लीजिए, ऐसे देखिए, चाहे अंदर या बाहर। मैंने ये लिया और यहाँ प्रीसेट पे जाके मैंने कहा ये चाहिए पुल स्टार, तो मुझे इस तरीके का शेप बना के दे दिया। मैं अगर कह रहा हूँ नहीं मुझे कॉर्नर में चाहिए, तो कुछ इस तरीके का शेप मुझे बना के मिल जाएगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल करके देख लीजिएगा आराम से, क्योंकि सारे टूल्स में आप 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा आपको। और खूब इसको इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगले हिस्से पे हमारे पास जो टूल है उसका नाम है इन्वेलप। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इन्वेलप के लिए आप ये समझिए कि ये एक रेक्टेंगल है। अब इसे मुझे कर्व करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इन्वेलप का इस्तेमाल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, इन्वेलप जो हुआ उसे अपने आप कन्वर्ट कर दिया। देखो, आप कहीं से भी इसे ऐसे कर सकते हो। ये देखो, दिख रहा है, ये ठीक है। तो ये ऑलरेडी कर्व हो गया। अब अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हो। इसी के ऊपर लास्ट वाला एक्सट्रूड हमने ऑलरेडी यूज करके देखा। टेक्स्ट पे आप शेप पे भी लगा सकते हो। जैसे ये मेरा शेप है, इसे 3D में बदलना चाहता हूँ, गो टू एक्सट्रूड एंड खींच लो इसको। ऐसे खींचने के बाद आपको प्रीसेट पे आओ, कैसा आपको चाहिए, ऐसा चाहिए, देखिए बनके तैयार हमारा हो गया, राइट। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी पे जाता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हल्का रख देखता हूँ, तो आप इसे देखोगे कि इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब क्योंकि इस पे 2-2 टूल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ जैसे ये, और अब इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम करूंगा तो इसकी विजिबिलिटी देखो कम हो रही होगी, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी या कलर फिल को थोड़ा कम करके दिखा सकते हैं। इसके बाद है कलर पिकर। ये क्या काम करता है, अज्यूम करो कि ये शेप है और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ से कोई फोटो इंपोर्ट करता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि मुझे वही कलर एग्जैक्ट चाहिए जो कलर इसमें है। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मुझे नहीं पता ये कलर कहाँ पे इसमें है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया कलर आई ड्रॉपर पे, यहाँ से कलर पिक किया, जो भी कलर मुझे चाहिए। जैसे मैंने ये वाला लिया, ये वाला, और यहाँ पे लाके वो कलर डाल दिया। देखिए यही वाला कलर,
राइट। तो क्या करेगा, उसके ऊपर जो भी कलर रहेगा, जहाँ पे भी, जैसे मुझे ब्लैक वाला चाहिए, सपोज मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं कलर आई ड्रॉपर पे गया, जहाँ पे कलर रखा है उस कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया, तो वही कलर का हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी है, वो आपको ब्लैक यहाँ नहीं दिखाएगा लेकिन यहाँ दिखाएगा। इसके बाद तो आपको मैंने यहाँ पे, ये इंटरेक्टिव टूल क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा अगर आपको कलर फिल करना है तो आप इंटरेक्टिव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर इसको ऐसे खींचा, अब इसमें एक वाइट कलर आएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और एक ब्लैक कलर है। ये जो पॉइंटर है यहाँ जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर है, ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ब्लैक को। अगर मैं वाइट वाले की जगह पे कोई और कलर रखना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करके कलर को ओपन करूँगा और कौन सा कलर चाहिए यहाँ से कलर आई ड्रॉपर लेकर इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ। देखिए कलर आ गया। अगर आप ब्लैक को और कम या ज़्यादा तो उसका मूवमेंट करके देखिए इस तरीके से। यहाँ पे एक और एंगल है, इसको भी आप खसका के देखिए इस तरीके से। यहाँ से भी अलग अलग पैटर्न आप ले सकते हैं इस तरीके, ठीक है। और स्मार्ट फिल टूल तो मैंने पहले ही दिखाया कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में आपको अपने हिसाब से कोई कलर यहाँ से भरना है तो आप वहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा टूल का हिस्सा जिसमें हमने सारे टूल्स के बारे में एक एक करके बताया। होप कि आपको ये टूल्स समझ में आए होंगे। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से यूज भी कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और किसी और पे अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं उसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।